एवरीवन, अभी तक देखो अपन कर चुके हैं ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज। अभी ज्योग्राफी की ही सीरीज में पीवाईक्यूज कंप्लीट करने के बाद अब करने वाले हैं अपन ज्योग्राफी का मेन पार्ट, थियोरेटिकल पार्ट जो है अपना एनसीईआरटी। और इस एनसीईआरटी को अपन नोट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। ये सर के ही बनाए हुए नोट्स हैं। इन नोट्स से पढ़ेंगे चैप्टर को, फिर उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, इससे अपना वो चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और अपने क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। और यूपीएससी का कोई क्वेश्चन इसके अंदर नहीं छोड़ा जाएगा। पीवाईक्यूज में आप कर चुके हो, आप खुद भी अज्यूम कर सकते हो इस चीज़ को, उसको देख के, और फिर देख सकते हो कि हाँ भाई क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं 6th क्लास से। तो चलें 6th क्लास में। 6th क्लास की बुक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। चैप्टर फर्स्ट है सौरमंडल में पृथ्वी। चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है भाई? सौरमंडल में पृथ्वी। पढ़ते हैं इसके बारे में, चलो। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो सूर्य, चंद्रमा और सारी वस्तुएं जो रात को आसमान में चमकती हैं वो क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। स्वयं की उष्मा व प्रकाश वाले खगोलीय पिंड तारे कहलाते हैं। तो क्या बोला अपन ने? स्वयं की उष्मा व प्रकाश वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, खुद की उष्मा होते हैं, ऐसे खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तारे। और सबसे बड़ा तारा है भाई सूर्य। ठीक है। नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है? तारों का समूह। और इसका एग्जाम्पल क्या है? अर्सा मेजर, बिग बियर, स्मॉल बियर या सप्तऋषि। अर्सा मेजर के भाग हैं। ठीक है, तो स्मॉल बियर या सप्तऋषि किसके भाग हैं? अर्सा मेजर के भाग हैं। और नक्षत्र मंडल क्या होता है? तारों का एक समूह होता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है भाई? अर्सा मेजर या बिग बियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्रुव तारा उत्तरी दिशा, स्थायी रूप से उत्तरी दिशा में मिलता है। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्रुव तारा बचपन में भी अपन ने देखा होगा भाई, उत्तर की दिशा में ये जो चमक रहा है, हमेशा चमकता रहता है, ये उत्तरी ध्रुव तारा है। और सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। देखो, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया यूपीएससी प्री 2012 में। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा है। उसे अपने गांव जाना है जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर दूरी पर था। ऐसे भाई एक यहाँ पे एक इंसान खड़ा है और वहाँ से देखो, ये पश्चिम दिशा होती है, ये पूर्व होती है, ये उत्तर होती है और ये दक्षिण। तो भाई ये व्यक्ति कहाँ पे खड़ा है? यहाँ पर खड़ा है। 5 किलोमीटर दूरी पर पूर्व की तरफ जाना है, यानी 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ, ये 5 किलोमीटर हो गया। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा? तो ध्रुव तारे की दिशा में भाई इधर थोड़े ही चलेगा, क्योंकि इसको तो जाना इधर है। नहीं, ध्रुव तारे से विपरीत दिशा में नहीं भाई, दक्षिण में भी नहीं जाना। ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर, अब देखो भाई, ये है यहाँ पे है ध्रुव तारा। अब ध्रुव तारे को अगर ये इंसान अपने ये बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड रखेगा तो इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पे ही तो अपने इसका घर है। तो फिर आंसर क्या आएगा भाई? ध्रुव तारे को अपनी ओर, अपनी बाईं ओर रखकर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्रह खगोलीय पिंड जिनमें स्वयं की उष्मा व प्रकाश नहीं होता है। ग्रह क्या होते हैं भाई? ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें स्वयं की उष्मा व प्रकाश नहीं होता है। जैसे कि अपनी पृथ्वी क्या है? स्वयं का प्रकाश तो है नहीं, ना ही खुद की उष्मा है, तो फिर वो क्या रहती है? ग्रह है। देखो भाई, सूर्य जो है इसके चारों तरफ टोटल 8 ग्रह हैं। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, उसके बाद यम भी था जो कि हटा दिया गया है अभी 2006 के बाद में। तो फिर ये सारे के सारे ग्रह हैं और यही इनका सीक्वेंस है। और मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रहों की पट्टी मिलती है, जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं, क्षुद्र पट्टी भी कहते हैं। ठीक है, किसके किसके बीच में मिलती है? मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, ये जो अंदर के 4 ग्रह हैं ये क्या कहलाते हैं? आंतरिक ग्रह, जो कि चट्टानी संरचना होती है और आकार में छोटे होते हैं। बाह्य ग्रह जो होते हैं वो गैसीय व तरल और आकार में बड़े होते हैं। ये बाह्य ग्रह हैं,
ये आंतरिक ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह जो हैं वो चट्टानी संरचना से बने होते हैं और बाह्य ग्रह गैसीय तरल भाग से बने रहते हैं। आकार में ये क्या रहते हैं, बड़े होते हैं। क्लियर? तो क्लियर हुई इतनी बात भाई। आंतरिक ग्रह छोटे, बाह्य ग्रह क्या रहते हैं, आकार में बड़े होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो ग्रह सूर्य से जितना नजदीक होगा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कम समय में करेगा और दूरी के अनुसार परिक्रमण का समय भी बढ़ता जाएगा। सही बात है। जो बुध ग्रह है वो सर्वाधिक कम समय, मतलब सबसे कम समय लेता है, ओनली 88 डेज में ही कर लेता है। और नेपच्यून जो है वो 164 ईयर लगाता है एक चक्कर पूरा करने में। सूर्य के चारों ओर जो बुध ग्रह है वो पूरा करने में कितना टाइम, 88 डेज, और नेपच्यून कितना, 164 ईयर। सर्वाधिक उपग्रह चंद्रमा वाला ग्रह शनि, जिसके कितने उपग्रह हैं, 82, और बृहस्पति के कितने हैं, 79। तो सर्वाधिक उपग्रह, जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है भाई, चंद्रमा है, तो वैसे ही सर्वाधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वो कौन सा है, शनि है। कितने उपग्रह हैं इसके, 82। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिया, यानी पृथ्वी का विवरण। ठीक है। जियो वर्ड से 3 वर्ड, अगर लोजियर लगा दोगे तो पृथ्वी का अध्ययन हो जाएगा, मेट्री लगा दोगे तो पृथ्वी का मापन हो जाएगा, ऑइड लगा दोगे तो पृथ्वी के आकार के अनुरूप हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? आर्यभट्ट प्रसिद्ध खगोल शास्त्री रहे हैं। शुक्र पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। तो भाई पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है, शुक्र। क्यों है, क्योंकि ये आकार और आकृति में बिल्कुल पृथ्वी के समान है। प्लूटो जो सबसे बौना ग्रह है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया, क्योंकि ये अपनी पर्टिकुलर जो सर्किल है उसके अंदर नहीं घूमता था, ये इधर उधर जाता था, तो इसको क्षुद्र ग्रहों में इंक्लूड कर दिया है। तो फिर प्लूटो जो है वो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने इसे ग्रह की श्रेणी से अभी बाहर ही कर दिया। नेक्स्ट है पृथ्वी। पृथ्वी आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। कौन सा बड़ा ग्रह है, 5वां। नीला ग्रह है, क्यों, क्योंकि इसकी 2/3 मतलब 2/3 सतह पर पानी है। आकार इसका कैसा है, भू आब यानी जियोइड यानी दीर्घ वृत्ताकार, और पृथ्वी लाइक शेप, अर्थ लाइक शेप है ना। जियोइड मतलब भू आब यानी इस तरीके की दीर्घ वृत्ताकार। और उपग्रह कौन सा है इसका, चंद्रमा। खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये जो क्या बोलते हैं चंद्रमा तो क्या है, पृथ्वी का उपग्रह। लेकिन उपग्रह होते क्या हैं, एक ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्र लगभग 27 दिन में पूरा करता है। साथ ही इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्र पूरा करता है। चंद्रमा खुद भी गोल गोल घूमने में भी 27 डेज लगाता है, और पृथ्वी के चारों ओर घूमने में भी क्या लगाता है, 27 डेज लगाता है। इसी कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ये बीच में पृथ्वी है, तो इससे चंद्रमा का ओनली 1 पार्ट, फ्रंट पार्ट ही दिखाई देगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है एस्ट्रॉइड या क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्र लगाते हैं, और किस किस के बीच में भाई, मंगल और बृहस्पति के मध्य बेल्ट में छोटे छोटे पिंड हैं। ये ग्रह तो नहीं है, ये छोटे छोटे पिंड हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ये किसके किसके बीच में पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में। नेक्स्ट है मेटेरॉइड्स यानी उल्का पिंड। ये पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण के कारण चमकदार प्रकाश, देखो भाई ये उल्कापिंड जब पृथ्वी की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, तो जैसे ही ये पृथ्वी के वातावरण में एंट्री लेते हैं तो उस टाइम ये टूट जाते हैं, और टूटने से, क्योंकि वायुमंडल से घर्षण होता है, तो वो टूट जाते हैं, चमकदार प्रकाश उसमें जनरेट होता है। नेक्स्ट है आकाश गंगा, जो अपने क्या है, मिल्की वे, लाखों तारों का समूह होता है। खुला आकाश, सफेद चौड़ी पट्टी होती है, चमकदार रास्ते समान होती है, करोड़ों तारे और बादल व गैस होते हैं इसके अंदर, और सौरमंडल इसी का एक भाग है। तो ये सौरमंडल किसका भाग है भाई, आकाश गंगा का, जिसे क्या बोलते हैं, गैलेक्सी। और अपनी कौन सी आकाश गंगा है, मिल्की वे। तो ऐसे ही लाखों आकाश गंगाएं हैं ब्रह्मांड के अंदर,
ओनली अपनी वाली ही नहीं है, बहुत सारी हैं इसके अंदर, ब्रह्मांड के अंदर। देखो भाई, ये पूरा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं हैं, और अपनी जो आकाश गंगा है वो मिल्की वे है, और मिल्की वे का एक पार्ट अपना सौरमंडल है, और सौरमंडल में भी एक ग्रह है, कौन सा? पृथ्वी। और पृथ्वी पर कौन रहते हैं? अपन लोग रहते हैं। नेक्स्ट है धूमकेतु या पुच्छर तारा या कॉमेट। तो ये छोटे पिंड होते हैं जो कि चट्टाने और धूल कणों, हिम व गैसों का बना रहता है। किस किस का बना रहता है? चट्टानों, धूल कणों, हिम व गैसों का बना रहता है। ये कूपर बेल्ट नेपच्यून से भारी क्षेत्र में, ये कूपर बेल्ट किस में मिलती है भाई? ये कूपर बेल्ट में मिलते हैं नेपच्यून से भारी क्षेत्र में। सूर्य के पास से गुजरने पर भारी परत पिघलकर गैस के रूप में बदल जाती है। जब ये सूर्य के पास से गुजरते हैं तो फिर इनकी जो भारी परत है वो पिघलकर गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और वही अपन को किस फॉर्म में दिखती है भाई? पूंछ के रूप में दिखाई देती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? पुच्छर तारा। नेक्स्ट है अपना एक क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच में क्या अंतर है? तो भाई क्षुद्र ग्रह तो किस किस के बीच में मिल रहे थे? मंगल और बृहस्पति के बीच में। और चट्टानी ग्राहिकाएं थी, सही बात है, लघु चट्टानी ग्राहिकाएं थी, जबकि धूमकेतु हिम सहित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी व धातु पदार्थ आपस में बंधे रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्षुद्र ग्रह अधिकांशतः बृहस्पति और मंगल के मध्य में, सही बात है। धूमकेतु शुक्र और बुध के बीच में नहीं, शुक्र और बुध के बीच में नहीं मिलते, ये तो नेपच्यून के बाद में मिलते हैं ना। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह ऐसा नहीं करते हैं। तो भाई इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो 1 और 3 सही है, बाकी गलत है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट चैप्टर। अब इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी। देखो भाई 6th क्लास एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी, देखते हैं इसके क्वेश्चंस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा व प्रकाश होता है। भाई पढ़ा है अभी अपन ने, खगोलीय पिंडों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती हैं, जो कि क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों के पास प्रकाश व ऊष्मा न होने के कारण वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सही बात है, क्योंकि भाई पृथ्वी के पास अपना प्रकाश नहीं है, तो वो किसके प्रकाश से चमकती है? वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। कुछ खगोलीय पिंड अन्य ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। तो सही बात है, अन्य ग्रहों की परिक्रमा करेंगे ही, जैसे उपग्रह हैं, ये तो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। ये तो सूर्य हो गया, और सूर्य के चारों ओर ग्रह हो गए, ग्रहों के चारों ओर उपग्रह हो गई, तो वो भी क्या करते हैं? अन्य ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, तो ऐसे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं, ये गैसों के बने रहते हैं। सही बात है। इनके पास अपनी ऊष्मा में प्रकाश होता है जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, और सूर्य भी एक सबसे बड़ा तारा है देखा जाए तो। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्र लगाता है जिस प्रकार से ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो क्लियर, तीनों के तीनों स्टेटमेंट एकदम अच्छे से क्लियर हो गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का बहुत बड़ा स्रोत है, एकमात्र स्रोत है। ठीक है भाई। पृथ्वी अपनी संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। मंगल को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं। नहीं 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 नहीं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है भाई? शुक्र है। पढ़ते हैं इसके बारे में। दो स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट और सेकंड। पृथ्वी ग्रह है, वह अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। ठीक है। सूर्य प्रकाश के केंद्र में स्थित है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का क्या रहता है भाई? एकमात्र
स्रोत है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। तो क्लियर हो गए ना सारी चीज, सारे क्वेश्चंस इससे ही, अपने नोट से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ये बात बिल्कुल सही है, हाफ पार्ट दिखाई देता है। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्र पूरा करने में लगा समय अपने अक्ष पर एक चक्र पूरा करने में लगे समय से अधिक है। नहीं 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 भाई, बराबर है, 27 डेज है ना। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। पढ़ते हैं इसके बारे में। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा का व्यास जो है, डायमीटर है, वो जो पृथ्वी के व्यास से क्या रहता है, 1/4 ही रहता है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्र लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्र भी पूरा करता है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्लियर, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभी भी देखा था अपन ने, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु के बीच में अंतर। ये वही क्वेश्चन है जो अपन देख चुके हैं, उसके अंदर इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। वे एक सुस्पष्ट चमकदार पूंछ नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट है धूमकेतु। धूमकेतु क्या होता है, कॉमेट। चट्टानों, धूलकणों, हिम व गैसों का बना पिंड कुपर बेल्ट नेपच्यून से भारी क्षेत्र में सूर्य के पास से गुजरने पर बाह्य परत पिघलकर गैस में बदल जाती है। धूमकेतु यह किसी ग्रह के कक्षा अथवा परिधि में नहीं पाए जाते हैं। यह सूर्य के चारों ओर घूमने वाला आकाशीय पिंड है। धूमकेतु शुक्र और बुध तक ही सीमित नहीं है, कहीं पे भी चक्कर काट सकते हैं। ठीक है, क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड। अगला चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अक्षांश, देखो भाई अक्षांश ये ऐसे बनता है। तो जो इस तरीके से ग्लोब पे रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, अक्षांश। और लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर, देशांतर। तो लंबी वाली रेखाएं होती है वो क्या कहलाती हैं, देशांतर कहलाती हैं। पढ़ते हैं थोड़ा इसके बारे में। अक्ष या एक्सिस, पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर घूर्णन करती है, अक्ष का झुकाव 23.5 डिग्री तथा 62.5 डिग्री कोण कक्षीय समतल। देखो अक्ष क्या होती है, पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जो कि काल्पनिक है। ठीक है, इसी की वजह से पृथ्वी का झुकाव कितना रहता है, 23.5 डिग्री तथा कोण कितना रहता है भाई, 62.5 डिग्री। क्लियर, कक्षीय तल से। ओके, नेक्स्ट है विषुवत वृत्त। ये काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो विषुवत रेखा जस्ट बिल्कुल बीच में मिलती है जो कि 0 डिग्री होती है। और ये एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को बिल्कुल 2 भागों में विभक्त कर देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट है अक्षांश। अक्षांश या लैटिट्यूड समांतर रेखाएं, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्त। तो भाई देखो विषुवत यानी भूमध्य रेखा अभी बताई थी 0 डिग्री, इससे उत्तर की तरफ ध्रुवों की तरफ या उत्तरी ध्रुव की तरफ और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो समांतर रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध, देखो अब पढ़ते हैं। पहले तो ये देख लो, ये है विषुवत वृत्त, ठीक है, और ये कर्क रेखा है जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। फिर उसके बाद ये उत्तरी ध्रुव वृत्त है जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। लास्ट अपना क्या है, उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल है। इसके अंदर ये मकर रेखा है जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। फिर दक्षिणी ध्रुव वृत्त है जो कितना डिग्री है, 62.5 डिग्री, सॉरी 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। फिर लास्ट में क्या है, दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। तो पढ़ते हैं इसके बीच में। उष्ण कटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध देखने हैं भाई। तो पृथ्वी में सबसे पहले आता है उष्ण कटिबंध, और उष्ण कटिबंध जो होता है वो कर्क और मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, सर्वाधिक उष्मा की प्राप्ति होती है। तो ये जो कर्क रेखा है और ये जो मकर रेखा है, इसके बीच का जो एरिया होता है ये क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध कहलाता है।
और यहाँ पर सूर्य क्या रहता है, साल में एक बार सर के ऊपर चमकता है, एकदम सीधे वो पड़ती हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध जो है ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में मिलता है। देखो, कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव, यानी कर्क रेखा कितनी है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और उत्तरी ध्रुव वृत्त कहाँ है, 66.5 डिग्री नॉर्थ। इन दोनों के बीच का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा होगा भाई, ये जो है अपनी मकर रेखा है, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, इसके बीच का जो एरिया होता है वो क्या कहलाएगा, अपना दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, इसमें तापमान क्या रहता है, मीडियम सा रहता है। नेक्स्ट है भाई शीत कटिबंध। तो शीत कटिबंध क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से उत्तर ध्रुव, यानी पोल तक, नॉर्थ पोल तक, 90 डिग्री तक, उत्तरी ध्रुव वृत्त से और नॉर्थ पोल तक। और इसमें क्या रहता, दूसरा क्या है अपना दक्षिणी ध्रुव वृत्त से 66.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 66.5 डिग्री से अपना साउथ से, और दक्षिणी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल तक, यानी 90 डिग्री साउथ तक। ठीक है, यहाँ अत्यधिक ठंड होती है और जो सूर्य है वो क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसमें ऊपर की तरफ नहीं आ पाता है, स्ट्रेट किरणें हैं वो कभी भी नहीं पड़ पाती। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अक्षांश की बात। अब होगी देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। किसी भी स्थान की स्थिति जानने के लिए अक्षांश के साथ देशांतर की जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपन को अक्षांश का पता है लेकिन देशांतर का नहीं पता है, जैसे मान लो कि अपन को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का अपन को पता है कि इस पर कोई लोकेशन है, और वो लोकेशन भाई इंडिया का अपना डूंगरपुर ज़िला है राजस्थान का। ठीक है, तो अब लेकिन अगर आपको डूंगरपुर का पता ही नहीं है तो आप तो कहीं पे भी मेंशन कर दोगे, यहाँ 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 यहाँ, लेकिन जब देशांतर का पता चलेगा कि भाई देशांतर पर्टिकुलर ये है, तो आप डिसाइड कर सकोगे कि ये पर्टिकुलर लोकेशन क्या है। उदाहरणार्थ क्या बोलें, टोंगा द्वीप प्रशांत महासागर व मॉरिशस द्वीप हिंद महासागर एक ही अक्षांश पर दक्षिणी 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर है। तो टोंगा द्वीप भी और ये क्या कहलाता है अपना मॉरिशस, ये दोनों के दोनों 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन इनकी स्थिति अवस्थिति देशांतर का ज्ञान आवश्यक है। अगर इनकी स्थिति को जानना है तो यहाँ पे अलग अलग पोजीशन पे पॉइंट पे मिलेंगे। क्लियर, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देशांतर वह काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। तो भाई ये जो नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएंगी भाई, देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। देशांतर के बीच की दूरी को अंशों या डिग्री में मापा जाता है, ऑब्वियसली वो अक्षांशों को भी इसी में नापा जाता है, तथा प्रत्येक अंश डिग्री जो मिनट में जो डिग्री है वो बाद में किस में डिवाइड होती है, मिनट में, तथा मिनट सेकंड में विभाजित किया जाता है, मिनट को किस में, सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त हैं तथा इनके मध्य की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी याम्योत्तर आपस में मिल जाती हैं। ऑब्वियसली यहाँ से पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल को अगर अपन आपस में मिलाएंगे तो अपन को पता है ना कि यहाँ उत्तर की तरफ जाएंगे तो ये डिफरेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रही है, और लास्ट में तो ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, आपस में मिल जाते हैं। तो सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। क्लियर, नेक्स्ट है प्रमुख याम्योत्तर। जो प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच, जो राजकीय वेधशाला लंदन को मुख्य प्रमुख मानकर उसके पूर्व व पश्चिम में देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है। तो भाई ये प्रमुख याम्योत्तर जो रेखा है इसी से डिसाइड किया जाता है कि पूर्व और पश्चिम में देशांतरों की गणना करी जाएगी। तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा पर स्थित है। जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, यहाँ पे जैसे मान लो ये प्राइम मेरिडियन रेखा है, इससे इस तरफ, सॉरी गलत मेंशन कर दिया, ये अपनी भाई प्राइम मेरिडियन रेखा है मान लो, है ना, और इससे इस तरफ पश्चिम की तरफ, इस तरफ पूर्व की तरफ, तो इस तरफ अपन को गणना करी जाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की। ओके, क्लियर।
निम्नलिखित में से कौन सा एक जलडमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? तो भाई सर्वाधिक निकट जो है वो बेरिंग जलडमरू स्थित है। क्लियर? देखोगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट है देशांतर व समय। एक देशांतर पर स्थित सभी क्षेत्रों का एक ही समय होगा। भाई एक देशांतर पर यानी 0 डिग्री पर जो अवेलेबल है वहाँ पे सारा सबका समय एक ही होगा। क्लियर? जैसे ग्रीनविच रेखा है, ये 0 डिग्री है, इसमें इधर पश्चिमी देशांतर इधर पूर्वी देशांतर। जब पश्चिमी देशांतर की तरफ बढ़ते हैं तो टाइम जोन कम होता जाता है, टाइम कम होता जाता है और पूर्वी देशांतर की तरफ इंक्रीज होता जाता है। समय गणना विधि। पृथ्वी के टोटल घंटे कितने होते हैं? पृथ्वी पर टोटल घंटे 24। कितना रोटेशन करती है 24 घंटे में? 360 डिग्री। तो एक घंटे में रोटेशन कितना होगा भाई? 360/24 यानी 15 डिग्री। तो 4 मिनट में कितना? और 4 मिनट में कितना? 1 डिग्री हो गया। एग्जाम्पल क्या है भाई? ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व की ओर 1 घंटा। देखो भाई ये ग्रीनविच रेखा है, इससे अगर पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो टाइम इंक्रीज होता है। और अगर 15 मिनट बढ़ गए तो फिर 15 डिग्री बढ़ गए तो फिर अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री में 1 डिग्री में जब 4 मिनट है तो 15 डिग्री में तो कितने हो जाएंगे? 60 मिनट यानी 1 घंटा। तो अपने 12 से कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। और पश्चिम की तरफ अगर ये बढ़ा जाए तो फिर अपने पास वहाँ पर 1 घंटा कम हो जाएगा यानी 11 बच जाएंगे वहाँ पर। देखो मानक समय भारत में कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, अर्थात ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक समय जो रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। क्वेश्चन है एक IAS प्री 2013 में आया हुआ है। अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात समय के विस्तार में विभिन्न किस कारण से होती हैं? भाई दिन बड़ा और रात छोटे क्यों होती है ये बोल रहा है, या रात बड़ा या दिन छोटे क्यों होते हैं, इनके साइज में डिफरेंस क्यों होता है? तो भाई वो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं भाई, ये तो दिन रात बनाएगा। फिर उसके बाद पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूर्णन, ये ऋतुएं बनाएगा। स्थान की अक्षांश स्थिति नहीं भाई, ये तो जगह का बताती है। फिर नेक्स्ट है पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। तो भाई अगर पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है तो जो जो एरिया पृथ्वी सूर्य की तरफ आता है उसमें तो दिन बड़ा और इधर रात बड़ी हो जाती है। तो इधर दिन बड़ा रात छोटी, इधर रात बड़ी और दिन छोटा हो जाता है। तो इसी झुकाव की वजह से होता है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? डी। तो ये हुआ अपना सेकंड चैप्टर। अब करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि विषुवत रेखा कौन सी होती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा ही होती है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है। हाँ भाई ये बिल्कुल सही है कि दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 1/4 ही है, 1/4 ही है इसकी बजाय। क्यों? क्योंकि इसका पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये सेकंड स्टेटमेंट जो है ये फर्स्ट की व्याख्या भी करता है, क्योंकि विषुवत वृत्त के बारे में ही पढ़ते हैं इसके बारे में। विषुवत वृत्त के ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश या समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश रेखाएं या कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, डिग्री में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त कौन से अंश को दर्शाती है? 0 डिग्री को दर्शाती है। क्योंकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त के 1/4 है, अतः इसका माप 360 अंश का 1/4 यानी 90 डिग्री। तभी तो बोला जाता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देशांतर रेखाओं से भिन्न सभी समांतर रेखाओं की लंबाई, देशांतर रेखाओं से भिन्न सभी समांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। बात सही है क्या? नहीं, समांतर रेखाओं की तो डिफरेंट होती है। देशांतरों के बीच दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है, ये बात बिल्कुल सही है। व्यक्ति अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर अक्षांश का पता लगा सकता है भाई। ठीक है, तो 2 और 3 सही है।
देशांतर अर्धवृत्त हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती है, ये भी सही है। एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, ये भी सही है। जहाँ सभी देशांतरीय याम्योत्तर आपस में मिलती हैं। अक्षांश या समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती है, जबकि इनके बीच की दूरी समान रहती है, जो कितनी रहती है भाई, 4 डिग्री रहती है। अपने स्थान से ध्रुव तारे का कोण मापकर आप अपने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से भारत की मानक समय याम्योत्तर नहीं गुजरती है? तो भाई ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, भारत की मानक समय याम्योत्तर रेखा जो है वो कौन सी है? 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, इसको माना जाता है। तो इसमें से भाई कौन नहीं गुजरता है? बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश नहीं गुजरते हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। इस याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय भी माना जाता है। इसे भारतीय समय के नाम से जाना जाता है। भारत की मानक समय याम्योत्तर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। याद करो भाई, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्लियर। ये सारी ये रही मानक समय याम्योत्तर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध कहलाता है। बात बिल्कुल सही है। कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। नहीं 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 नहीं, शीतोष्ण कहलाता है। फिर नेक्स्ट है अपने पास दक्षिणी ध्रुव वृत्त व दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र। दक्षिणी ध्रुव वृत्त व दक्षिणी ध्रुव, नहीं भाई, ये शीत कटिबंध कहलाता है। तो ओनली एक स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला। तो कर्क एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती रहती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा व दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्लियर। जो कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच में, मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच में जो क्षेत्र आता है उसको क्या बोलते हैं भाई? शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त व उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त व दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, इसलिए शीत कटिबंध कहलाते हैं। बात बिल्कुल सही है। तो ये एरिया अपन ने पढ़ लिए थे पहले से ही, एक बार थोड़ा देख लेना। ये शीत कटिबंध हो गया, ये शीतोष्ण कटिबंध हो गया, और ये पूरा कौन सा हो गया? उष्ण कटिबंध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीनविच से पश्चिम के स्थानों पर समय ग्रीनविच समय से आगे होता है। पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो भाई नेगेटिव होता है, और पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो पॉजिटिव होता है। पूर्व के स्थानों का समय पीछे रहता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये बात बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट अपने अकॉर्डिंग सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो भाई पृथ्वी जो है वो अपने काल्पनिक अक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में उनका समय ग्रीनविच से आगे होगा, और पश्चिम में है उनका समय क्या रहेगा भाई? पीछे होगा। ये है भाई अपनी ग्रीनविच रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन ऐसे गुजरती है। और ये कहाँ पर है? ये बेरिंग जल संधि के पास में ही है, ध्यान रखना है इसको। क्लियर। ठीक है, ये चैप्टर हुआ सेकंड कंप्लीट। अब पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर है भाई बहुत छोटा सा चैप्टर है, पृथ्वी की गतियाँ, मोशंस ऑफ अर्थ। पृथ्वी की देखो भाई 2 गतियाँ होती हैं। पृथ्वी एक तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ठीक है, ये पृथ्वी हो गई, ये अपना सूर्य हो गया, और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और साथ में ये अपने खुद ही अपने अक्ष पर रोटेट करती है। तो जो खुद के अक्ष पर रोटेट करती है तो उसे तो बोलते हैं घूर्णन, और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे बोलते हैं भाई परिक्रमण। ठीक है, क्लियर। देखो
जब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जो एरिया सूर्य के सामने आता है उस एरिया में तो क्या रहता है भाई, प्रकाश अवेलेबल रहता है। तो प्रदीप्त वृत्त यानी सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी दिन व रात को विभाजित करने वाला वृत्त। तो ये वृत्त क्या रहेगा, यहाँ पे बीच में सेंटर में जो वृत्त बनेगा वो क्या कहलाएगा, प्रदीप्ति वृत्त कहलाएगा। क्लियर। अब देख लो भाई, देखो शरद ऋतु में 21 मार्च को अपना जो सूर्य है वो इसमें उत्तरी ध्रुव के अंदर रहेगा, और ये इधर क्या रहेगा, अपना दक्षिणी ध्रुव रहेगा। इसके पूरे इस सेगमेंट को पूरा अच्छे तरीके से समझ लेना, थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल दे रखा है वो बता देती हूँ। उत्तरी अयनांत यानी समर सोल्स्टाइस, ये क्या रहता है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो 21 जून को यहाँ पर सूर्य सीधा चमक रहा है। 21 जून को सूर्य किस पर सीधा चमकता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और सबसे बड़ा दिन, और दक्षिणी गोलार्ध इसके जस्ट विपरीत रहता है। यानी यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहता है, छोटा दिन रहता है और बड़ी रात रहती है। नेक्स्ट है दक्षिणी अयनांत, जिसे 22 दिसंबर को सूर्य जो है वो मकर रेखा पर लंबवत, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और सबसे बड़ा दिन, और उत्तरी गोलार्ध में इसके विपरीत स्थिति। समझो इस चीज को, बात कर रहे हैं 22 दिसंबर की। तो 22 दिसंबर के दिन क्या रहता है, सूर्य किस पर चमकता है भाई, मकर रेखा पर चमकता है। तो इसलिए दक्षिणी ध्रुव में तो क्या रहता है, दिन बड़े रात छोटे, और उत्तरी ध्रुव में क्या रहता है भाई, रात बड़ी और दिन छोटे रहते हैं। नेक्स्ट विषुव, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा, पृथ्वी पर दिन रात की स्थिति बिल्कुल बराबर रहती है, यानी बिल्कुल सेंटर विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री पर चमकता है। और 22 दिसंबर को किस पर चमकता है भाई, मकर रेखा पर चमकता है। 21 जून को किस पर चमकता है, कर्क रेखा पर चमकता है। 23 सितंबर उत्तरी गोलार्ध शरद ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में क्या आएगी भाई, वसंत ऋतु। और 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में क्या आएगी, वसंत ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु आएगी। क्लियर। तो ये हो गया अपना नेक्स्ट। अब करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप्त वृत्त को सही रूप से परिभाषित किया जाता है। तो प्रदीप्त वृत्त क्या होता है, वो जो सूर्य की तरफ होता है और एक सूर्य के बैक साइड होता है, तो दोनों एरियाज को बिल्कुल सेपरेट करता है। तो ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है, तापमान को नहीं, प्रकाश को विभाजित करता है। तो इसमें ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की स्थिति, नहीं भाई, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है। हाँ भाई, जो सूर्य की तरफ होगा उसमें दिन होगा, जो सूर्य से बैक साइड होगा उसमें रात होगी। तो आंसर क्या आएगा अपना, सी आएगा। पढ़ते हैं इसके बारे में। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है वो प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। ग्लोब पर वह वृत्त दिन रात को विभाजित करता है, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। सही बात है। क्लियर। द अर्थ ऑफ इंक्लाइन, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून की 21वीं तिथि को सूर्य 21 तारीख को जून की 21 तारीख को क्या रहता है, अपने उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन रहता है, और दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन रहता है। तो भाई इसमें आंसर क्या आना चाहिए, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। ये बात बिल्कुल सही है, उत्तरी ध्रुव में नहीं डूबता है क्षितिज के नीचे। तो आंसर यही आएगा। पढ़ते हैं इसके बारे में। 21 जून को सूर्य उत्तरायण यानी समर सॉल्स्टाइस के कारण उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर एकदम लंबवत स्थिति में, कहाँ पर चमकता है भाई, कर्क रेखा पर। ठीक, कर्क रेखा पर चमकता है सूर्य एकदम लंबवत स्थिति में, तथा उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे उसकी स्थिति नहीं होती है। उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे उसकी स्थिति होती है। क्लियर। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सभी देशों में सबसे बड़ा दिन होता है। सही बात, अपने यहाँ ऐसा ही होता है। और रात सबसे छोटी होती है। 21 जून के बाद सूर्य दक्षिण की ओर गति करने लगता है तथा दिन क्रमशः छोटे होने लगते हैं। 21 सितंबर को दिन रात बिल्कुल बराबर होते हैं। क्लियर। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दिसंबर की 22वीं तिथि को सूर्य, तो 22 दिसंबर को क्या होता है भाई,
22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है, बिल्कुल सही बात है। तो मकर रेखा पर चमकता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है तथा दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, पृथ्वी की गति को सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है। हाँ भाई, जिसे परिक्रमण कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी के परिक्रमण और पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, ये भी बिल्कुल सही है भाई। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये इसकी व्याख्या क्यों करेगा, क्योंकि इसमें तो अलग अलग सिचुएशन दी हुई है ना। ये परिक्रमण के बारे में बता रहा है, गति के बारे में बता, व्याख्या नहीं करता है। तो भाई पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 दिन में सूर्य का एक चक्र लगाती है। पृथ्वी के परिक्रमण और पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फोर्थ चैप्टर है अपना मानचित्र। इसके बारे में थ्योरी कुछ नहीं दी गई है, एक क्वेश्चन है वही पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य दिशाओं के बीच के चारों दिशाओं का प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। दिक्सूचक की चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दिशा में ही होती है, उत्तर दक्षिण में ही होती है, बात तो बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट इसमें उत्तर दक्षिण में होती है, उत्तर में, सॉरी पता नहीं यार, देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ है। चार प्रमुख दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को दिखाया गया है, वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। ओके। बीच की चार दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ओके। दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है। भाई उत्तर में नहीं रहती, बात सही कही थी, उत्तर दक्षिण में रहती है। क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर अपना फिफ्थ चैप्टर, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो भाई पृथ्वी के चार मंडल हैं, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। ठीक है, ओके, पढ़ते हैं इसके बारे में। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है भाई? माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर है। सबसे गहरा ग्रत कौन सा है? मेरियाना ट्रेंच, जो प्रशांत महासागर में 11,022 मीटर अंदर है। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। जापान की जुंको ताबाई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा। तो ये अपना स्टैटिक पोर्शन है, थोड़ा ध्यान रखने लायक है। नेक्स्ट है भाई महाद्वीप। देखो महाद्वीप टोटल कितने हैं भाई? 7 हैं। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, पृथ्वी के कुल क्षेत्र का 1/3 भाग है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, कर्क व भूमध्य रेखा के बीच में। यूराल पर्वत एशिया को किससे अलग करता है भाई? यूरोप से अलग करता है। नेक्स्ट है अपना महाद्वीप यूरोप, दूसरा महाद्वीप है ये दूसरा महाद्वीप है और दूसरा छोटा है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। सबसे छोटा तो ऑस्ट्रेलिया और दूसरा सबसे छोटा भाई यूरोप है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है और तीनों ओर जल से ये घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई अफ्रीका, दूसरा सबसे बड़ा। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों इससे होकर गुजरती हैं। सहारा रेगिस्तान विश्व का सर्वाधिक बड़ा गर्म स्थल भी है यहाँ पर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? नील नदी भी कहाँ पर है भाई? अफ्रीका के अंदर है। ठीक है, इसकी थोड़ी थ्योरी यहाँ पे देख लेते हैं। भाई ये पूरी अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रही, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ये भारत, इतना ही दिखाई दे रहा है, ढंग से नहीं दिखाई दे रहा। उत्तरी अमेरिका तीसरा बड़ा महाद्वीप है। पनामा जल संधि से ये दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा रहता है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो जल संधि है उसको क्या बोलते हैं भाई? पनामा जल संधि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाई दक्षिणी अमेरिका, विषुवत व मकर रेखा के बीच में स्थित है और एंडीज
विषुवत और मकर रेखा इससे होकर गुजरती हैं भाई। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो किसमें स्थित है भाई? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अमेजन भी इसी में स्थित है। बेसिन के अनुसार सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। क्लियर। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप, द्वीपीय महाद्वीप है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और मकर रेखा इससे होकर गुजरती है। अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव इसी महाद्वीप के मध्य में स्थित है। अंटार्कटिका में ही दक्षिणी ध्रुव स्थित है और इसी महाद्वीप में स्थित है। स्थायी मानव अधिवास का इसमें अभाव है। भारत के शोध केंद्र मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री व भारती यहाँ पर स्थित हैं। नेक्स्ट, ये तो हो गए सारे के सारे महाद्वीप। अब पढ़ते हैं जलमंडल। जलमंडल नीला ग्रह, पृथ्वी को ही बोलते हैं नीला ग्रह, क्योंकि 71 पार्ट पर भाग पर जल ही है और 29% पर क्या है? स्थल है। तो महासागर टोटल 97% पे हैं और यानी खारा पानी है, और 3% पर क्या है? बर्फ, हिमनद, भूमि जल, वाष्प, और 0.03 इसमें पीने योग्य अलवण जल है। क्लियर। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान देने लायक है। नेक्स्ट भाई अपना पार्ट है महासागर। प्रशांत महासागर, पृथ्वी का 1/3 भाग तो प्रशांत महासागर ने घेर रखा है, लगभग वृत्ताकार है और इसका ग्रत सबसे गहरा ग्रत मेरियाना ट्रेंच है। अटलांटिक महासागर दूसरा बड़ा महासागर है, ऐसा आकार का है, दंतुरित तटरेखा, प्राकृतिक पोताश्रय व बंदरगाह है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है भाई अटलांटिक महासागर। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हिंद महासागर, भारत के नाम पर है, इसका नाम हिंद महासागर और ये त्रिभुजाकार है। दक्षिणी महासागर, ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव व्रत में स्थित बेरिंग जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। पर बेरिंग जल संधि से ही कौन सी वो गुजरती है ना, ग्रीनविच रेखा। ठीक है। नेक्स्ट है भाई वायुमंडल। 16,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है वायुमंडल। वायुमंडल को घटकों, तापमान आदि के आधार पर 5 परतों में विभाजित किया गया है। शॉप मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो ऊंचाई के हिसाब से घनत्व, तापमान में इनमें कमी होती जाती है। पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को सांस लेने में कठिनाई इसी वजह से होती है। ठीक है। फिर बस इतना ही है भाई इसमें। तो भाई थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये उपग्रह हैं ये सारे बहिर्मंडल है, आयन मंडल के ऊपर हैं, और जो ये अपने क्या बोलते हैं इसको, सैटेलाइट्स, ये आयन मंडल में, मध्य मंडल में और समताप मंडल में कौन उड़ते हैं भाई? एरोप्लेन। और शॉप मंडल में अपन रहते हैं। क्लियर। इस चैप्टर का अब क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से नापा जाता है। बात बिल्कुल सही है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ए स्टेटमेंट ए और दो दोनों हैं और उसकी व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्री तल के से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये तो भाई उसमें है ना, ऑस्ट्रेलिया में। आल्प्स पर्वत, ये है भाई यूरोप के अंदर। तो एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में। ये शायद सही है, ये सही है। तो भाई इसमें आंसर क्या है अपना? अच्छा इधर है क्या इसका आंसर? इसमें केवल 3 और 4 सही हैं, बिल्कुल सही बात है, अपन ने देख लिया ये बात। देखो ये रही एंडीज और यहाँ पर रॉकी माउंटेन्स रही, यूराल माउंटेन्स रही, एटलस रहा, तो इन सब का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये रही, तो ध्यान रखना इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी
MP, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट है भारत का भौतिक विभाजन। तो भारत के भौतिक विभाजन में उत्तरी पर्वत श्रृंखला हिमालय, उत्तर मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, तटीय मैदान महान मरुस्थल, पूर्वी व पश्चिमी घाट, द्वीप, दक्षिणी पठार, प्रायद्वीपीय पठार, पॉलिप जिन्हें क्या कहा जाता है भाई, प्रवाल। काफ़ी बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है ये भारत का विस्तार अक्षांशीय और देशांतरीय। तो अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और ये अपने पास वो क्या है, देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। प्रायद्वीपीय स्थल वह भाग होता है जो 3 तरफ से जल से घिरा रहता है, सही बात है। जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, तो सहायक नदी कहलाती है। क्या आप जानते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। और इस डेल्टा की आकृति है त्रिभुजाकार। डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है, क्लियर। 7th चैप्टर। अब क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं, 6th और 7th के दोनों के एक साथ। क्वेश्चन फर्स्ट है अपना, कर्क रेखा 23.5 डिग्री किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो वही 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कौन कौन आ रहा था, गुजरात, त्रिपुरा और कौन आ रहा था, मिजोरम आ रहा था, उड़ीसा नहीं आ रहा था। तो 1, 3 एंड 4 आ जाएगा। तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसमें हमें बचपन में ट्रिक सिखाई जाती थी, ग्राम छत से झाग पटी मिजो, ऐसा कुछ करके, तो ये देख लेना भाई। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए, जयपुर, हैदराबाद, शिमला, रांची और रायपुर। ठीक है, दिए गए स्थानों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो भाई पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से और पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। तो जयपुर सबसे पश्चिम में, शिमला, हैदराबाद, रायपुर और रांची। क्लियर। नेक्स्ट है भाई, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है। तो इसके बीच में नदी बहती है नर्मदा। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, अर्थात नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, अजंता पहाड़ियाँ, बालाघाट पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब इनको किसमें, उत्तर से दक्षिण क्रम में। तो उत्तर से दक्षिण क्रम में देखेंगे तो सबसे ऊपर सतपुड़ा पर्वत, फिर उसके बाद अजंता पहाड़ियाँ, फिर बालाघाट पर्वत आता है। क्लियर। ओके, मैप में तो ढंग से दिख नहीं रहा। नेक्स्ट है भाई, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी व नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है। अवरोही क्रम में यानी घटता क्रम देखना है। तो घटते क्रम में है भाई, सबसे बड़ी इसमें गोदावरी नदी है, फिर उसके बाद इसमें नर्मदा, फिर महानदी और तापी। ठीक है, तो नदियों का अवरोही क्रम देख लिया। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मध्य प्रदेश, और कहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ी के निकट होता है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। महानदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट ही, उसकी लंबाई कितनी है भाई, 1312। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से वह ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। ये गलत दे दिया। ठीक है, 2 महानदी है ना, एक तो मध्य प्रदेश में, हाँ यार पढ़ा तो था। तापी इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में, इसकी लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के डेल्टा नहीं है। हाँ भाई, उनके डेल्टा नहीं है तो उनकी एस्चुरीज होती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अपने साथ जलोढ़ अवसाद नहीं लाती हैं। तो भाई फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही हैं मेरे अकॉर्डिंग, और उसकी व्याख्या भी करता है। तो प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण नहीं किया जाता है। इन नदियों द्वारा एस्चुरीज का निर्माण किया जाता है। क्लियर।
ठीक है, पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ पठारों की घाटियों में बहती हैं, जिससे ये हिमालय से निकलने वाली नदियों की भांति जलोढ़ अवसाद साथ नहीं लाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पठार त्रिभुजाकार आकृति का है, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। ये बात तो सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। कोयला व लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये भी सही है। तो मुझे तो सभी लग रहे हैं, बाकी देखते हैं। तो भाई उत्तर के मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य व सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं में से होकर नर्मदा ताप्ती नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट व सह्याद्री, पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। क्लियर? तो ये हो गए। अच्छा, पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में से टूटा हुआ असमान। ये स्टेटमेंट भी आया हुआ है भाई। पश्चिमी घाट तो एक समान है, पूर्वी घाट थोड़ा थोड़ा असतत फॉर्म में है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला और लोहे अयस्क की प्रचुरता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है, तो ये था अपनी 6th क्लास की पूरी एनसीईआरटी और विद क्वेश्चंस। इतने अच्छे तरीके से आई थिंक और कहीं कैसे ही पढ़ सकते हैं, मतलब सब चीज़ें एक जगह कंसोलिडेटेड फॉर्म में मिल रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी इसके पीछे पर्पज़ मेरा तो क्लियर है कि मुझे खुद को पढ़ना है, इसलिए मैं इसको जस्ट रीडिंग लगा रही हूँ। थैंक यू, बाय बाय।